हेलो दोस्तों, हम सभी इस वीडियो में जो है आरआरबी ग्रुप डी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है 24 नंबर। स्तनधारी जीवों मैमल्स के विकास में अपरा प्लेसेंटा का मुख्य जैविक कार्य क्या है? यहाँ राइट हो जाएगा हमारा बी। माँ के रक्त से भ्रूण को ग्लूकोज ऑक्सीजन प्रदान करना और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना प्लेसेंटा का मुख्य जैविक कार्य है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। प्लासेंटा गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण और माँ के ऊतकों के बीच की एक बेहद महत्वपूर्ण अस्थायी संरचना। इसका मुख्य कार्य माँ के खून से ऑक्सीजन, पानी, पोषक तत्वों शिशु तक पहुंचाना और शिशु के रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया जैसे हानिकारक अपशिष्टों को माँ के परिसंचरण तंत्र में भेजना ताकि उसे उन्हें बाहर निकाला जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर है। एथेनोइक एसिड और एथेनॉल की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर एक मीठी गंध वाला यौगिक X बनता है। यौगिक X का कार्यात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो X का फंक्शनल ग्रुप एस्टर हो जाएगा। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल और अल्कोहल एथेनॉल की एक आपसी अपक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। एस्टरीफिकेशन कहा जाता है। इससे बनने वाला मीठी और फलों जैसी गंध वाला यौगिक इथाइल एथेनोएट होता है जो एस्टर कार्यात्मक समूह का होता है। इथाइल एथोनेस्ट बनता है, एथेनोएट बनता है जो एस्टर क्रियात्मक ग्रुप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के आवर्त फॉर्म और ग्रुप 2 में स्थित तत्वों का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन 20 होता है। समूह 2 क्षारीय मृदा धातुओं के शुरुआती तत्व बेरिलियम 4, मैग्नीशियम 12 और कैल्शियम 20। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-8-2 होता है। 2-8-8-2 होता है कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें कुल 4 कोष होते हैं, इसलिए यह चौथे आवर्त में आता है। इसके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या यह समूह 2 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस और वक्रता केंद्र के ठीक मध्य में स्थित है। दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब आवर्धन कितना होगा? तो हमारा राइट यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ए राइट हो गया है कि -1 से कम जब वस्तु सेंटर और फोकस के बीच में हो तो प्रतिबिंब सी से परे बनता है। यह प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़ा होता है। वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के आवर्धन हमेशा ऋणात्मक होते हैं। चूंकि आकार बड़ा है इसलिए आवर्धन का मान -1 से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। वृक्क किडनी के नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और अत्यधिक मात्रा में जल का चयनात्मक पुनर्वासोषण होता है? तो राइट हमारा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। तो यहाँ है बोमेन संपुट में रक्त छनने के बाद जो क्षनित द्रव है फिल्ट्रेट को आगे बढ़ता है, उसमें मौजूद सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे 100% ग्लूकोज, अमीनो एसिड और लगभग 70 से 80% जल इलेक्ट्रोलाइटिस एसीटी कोशिकाओं द्वारा वापस रोक लिया जाता
नतीजा और बदल लिया जाता है। इस क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वैच्छिक क्रियाओं की सटीकता एवं शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है? हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुमस्तिष्क। राइट हो जाएगा हमारा बी, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क के पिछले हिस्से में स्थित अनुमस्तिष्क सेरिब्रम हमारे शरीर की मुद्रा, संतुलन, ऐच्छिक मांसपेशियों की सटीक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जैसे कि एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना इत्यादि कार्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पौधों में जल परिवहन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वाष्पोत्सर्जन, दिन के समय जाइलम जल की गति के मुख्य प्रेरक बल हैं। रात के समय जल के परिवहन में मूल दाब अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा सी, दोनों सही है। सी दोनों सही है, राइट हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर। तो दिन के समय जब रंध्र स्ट्रोमाटा खुले होते हैं, पत्तियों में से होने वाले वाष्पोत्सर्जन के कारण खिंचाव बल पैदा होता है जो पानी को ऊपर खींचता है। रात में रंध्र बंद होने पर वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है, तब जड़ों द्वारा पैदा किया गया हाइड्रोस्टेटिक दाब पानी को रात में ऊपर ढकेलता है, इसलिए यहाँ पर दोनों कथन राइट हमारे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 2 किलोवाट शक्ति का एक हीटर प्रतिदिन 2 घंटे चलाया जाता है। यदि हीटर के कॉइल का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए और उसे समान समय के लिए चलाया जाए तो उपभोग की गई वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह दोगुना प्रभाव पड़ेगा, दुगुना हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, विद्युत सूत्र का ऐसा विद्युत ऊर्जा का सूत्र होता है इलेक्ट्रिक बटे पोटेंशियल अपॉन टाइम, ये हमारा फार्मूला होता है। इसी पे हम लोगों ने पुट किया क्योंकि पावर बराबर होता है v स्क्वायर अपॉन r, ये हमारा सेकंड फार्मूला है। तो यदि विभवांतर v और समय t समान रहे और प्रतिरोध r को आधा कर दिया जाए तो नई शक्ति p डैश इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r अपॉन 2 इज इक्वल टू 2p, यानी शक्ति दुगनी हो जाएगी। शक्ति दुगनी होने पर उपभोग की ऊर्जा भी दुगनी हो जाएगी। हमारा राइट यहाँ हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक √2 है तो उस माध्यम में हवा जाने वाली प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल थीटा सी का मान क्या होगा? तो राइट यहाँ हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ राइट हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन। क्रांतिक कोण का सूत्र जो होता है साइन थीटा अपन कांस्टेंट अपॉन म्यू होता है। तो यहाँ म्यू जो है √2 है, इसलिए साइन थीटा सी अपॉन 1/√2। हम जानते हैं कि साइन 45 का मान 1/√2 होता है। तो क्रांतिक कोण जो है, क्रांतिक कोण हमारा √45 हो जाएगा यहाँ पर। राइट हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है कि 5 ओम और 10 ओम के दो प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने वाले 5 ओम वाले प्रतिरोध के प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को कितनी होगी? तो हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पर 7.2 जूल। 7.2 जूल हो जाएगा हमारा राइट। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ अपने। यहाँ समांतर क्रम में दोनों प्रतिरोधों को समान वोल्टेज V वोल्ट यहाँ 6 वोल्ट है मिलता है प्रति सेकंड उत्पन्न, मतलब पावर बराबर अभी हमने बताया पावर बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन R। अतः 5 ओम के प्रतिरोधकों के बीच P इज इक्वल टू V 6 है, 6 के 6 36 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर 5, तो 5 7 35 हो जाएगा और 5 दूनी 10 जूल प्रति सेकंड। यहाँ हमारा हो जाएगा राइट आंसर बी।
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है 50 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 2 किलोग्राम की बंदूक से 200 मीटर पर सेकंड की वेग से दागी जाती है तो प्रतिरोध बंदूक का प्रतिक्षेप वेग रिकॉल वेलोसिटी ज्ञात कीजिए। तो हमारा यहाँ राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार m1 v1 प्लस m2 प्लस v2 के अनुसार इज इक्वल टू 0। यहाँ गोली का द्रव्यमान m1 यहाँ 50 है, इज इक्वल टू इसको हम 10 से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 0.505 kg किलोग्राम में हमने बताया। अब यहाँ m2 2 है और प्लस v1 200 है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन में 0.05 इज इक्वल टू 200 प्लस 2v इज इक्वल टू 0, 10 प्लस 2v 0, v इज इक्वल टू -5, यहाँ से 2 से 2 5 कटिएगा -5। का चिन्ह यह दिखाता है कि बंदूक पीछे की ओर हटेगी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप लोग देखिएगा पीछे की ओर बंदूक हटेगी यहाँ पर। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब एक ध्वनि तरंग हवा से गति में पानी में प्रवेश करती है तो कौन सी राशि अपरिवर्तित अनचेंज्ड होती है। हमारा राइट हो जाएगा आवृत्ति। आवृत्ति नो चेंज होती, फ्रीक्वेंसी राइट यहाँ पी हो जाएगा। जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है उसकी आवृत्ति नहीं बदलती, क्योंकि आवृत्ति पूरी तरह तरंग के सोर्स पर निर्भर करती है, ना कि माध्यम में तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 8 नंबर, किसी लंबे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और प्रकृति कैसी होगी। तो राइट हमारे यहाँ सी हो जाएगा। ये हमारा राइट सी हो जाएगा। यहाँ राइट सी हो जाएगा। तो सी क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार की चारों ओर संकेंद्री वृत्तों के रूप में होती हैं। राइट हैंड थंब रूल के अनुसार जब किसी सीधे तार के धारा बहती है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार को केंद्र मानकर छल्लों या केंद्रित वृत्तों के रूप में बनती हैं। तार के पास क्षेत्र मौजूद दूर जाने पर कमजोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल हमारा 10 किलोग्राम की एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से 2 आर ऊंचाई पर ले जाता था, जहां आर पृथ्वी की त्रिज्या है। इस पर ऊंचाई पर वस्तु का भार वेट कितना होगा। दैट इज सिंपल। सिंपल ये है कि यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन, ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण बदलने का सूत्र ये है ऊंचाई के साथ बदलने का सूत्र। यहाँ ऊंचाई h बराबर 2r दी गई है, तो हम इस पे पुटअप कर देंगे। दैट इज ये, दैट इज ये, दैट इज ये। पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार mg बराबर 10 × 10 100 न्यूटन। तो यहाँ पर ऊंचाई, नई ऊंचाई का भार जो है हमारा राइट हो जाएगा ये, यहाँ 11.1 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया पर विचार कीजिए। 3m1O2 + 4Al इज इक्वल टू 3mn + 2l2O3। इस अभिक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन राइट है। तो हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पर सी, ऑप्शन नंबर सी।
AI AL का ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचायक रिएक्शन एजेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो में हमने कवर किया 15 क्वेश्चंस।